नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम फोर्थ व्यू में। मैं हूं वाहिद नसीम और हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर प्रमोद पहावा। और आज हम बात करने वाले हैं अ, कुछ एक टाइटल जो हमने दिया है इसका कि इजराइल का टूटता तिलिस्म। तो इस पर हम बात करेंगे कि इजराइल का टूटता तिलिस्म मैंने क्यों कहा है, और इस मुद्दे में आपको बताऊंगा कि इजराइल में दरअसल क्या हो रहा है और किस तरह की बेचैनी है और क्या उनकी असलियत क्या है। और यहाँ हम बात करेंगे पावा साहब से कि तुर्की जिस तरह का एग्रेशन दिखा रहा है। तुर्की बाकायदा हाया सोफिया को लेकर बातें चल रही है पूरी दुनिया में। तुर्की के खिलाफ एहतजाज भी शुरू हो गए हैं। और यहाँ दोस्तों ये भी बात समझने की है कि सिर्फ वो जो पुराने ऑटोमन एम्पायर के वक्त के उसके पास सामान थे वो भी उन्होंने दुनिया से मांगना शुरू कर दिए हैं। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो अभी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है वो आपको अजरबैजान आर्मीनिया को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और फिर हम आएंगे अपने बर्रे सगीर में जहां पर भारत, जापान, चाइना, ताइवान और फिर ओशियान के देश, यहाँ क्या हलचल है, इन तमाम बातों पर पावा साहब की राय जान लेते हैं। तो एक एक करके बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी शब्द तक सुनिएगा ताकि आपको सही पैगाम मिल सके। और हमारा मकसद होता है प्रोग्राम के जरिए आप तक उस बात का डेफिनेशन जो है बताना जो आपको सिर्फ खबर के रूप में मिलती है। तो पावा साहब, जी खैर सर। मकदम है शुक्रिया आपका जनाब। प्रोग्राम में। शुक्रिया सवाल पहला जनाब। ये है कि जी जी जनाब, पहला सवाल ये है कि जिस तरह से आज दुनिया में तुर्की को लेकर बड़ी हलचल है। एक तरफ वो एक अलग मामला स्पिरिचुअली आया हुआ है, दूसरी तरफ स्ट्रैटेजिक जो वॉर है जिसे तेल की, पानी पर वार की, या फिर जो है सरहदों की वार की, इन्वेड करने की, जो जो इस तरह चाइना और जापान और इस खित्ते में दोबारा से फिर एक बार खड़ी हो गई है। आपको क्या लग रहा है, क्या कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे इसको? देखिए सर, ऐसा है, हर कौम की अपनी एक खसूसियत होती है, उसका अपना मिजाज होता है, उसका अपना डीएनए है। जैसे हम लोग आदतन सलाम करने वाले और गुलाम रहने वाले कौमियत में से मानते हैं अपने आप को। हम्म। हमारे यहाँ आर्यन आए, शक आए, हूण आए, जो आता गया, काफिले आते गए और हिंदुस्तान बसता गया। ऐसे ही जी जो अरब मुमालिक के हैं, वो युद्धों में ही उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी। और तुर्क हैं, ईरान हैं, इन लोगों ने सल्तनतें की हैं, कब्जे रखे हैं। हम्म एक वक्त हम्म आया कि ये लोग नीचे आ गए, ये लोग दबाव में आ गए। आज जी कौमों की अपनी डीएनए, अपनी जो उनकी हेरिडिटी है, वो कहीं ना कहीं जाग रही है। और कौम को जी या जी किसी को इकट्ठा करने का सबसे बेहतर तरीका दक्षिण पंथ वालों को या धर्म के नाम पे इकट्ठा करने वालों को यही लगता है कि आदमी को, इंसान को, अपनी कौम को मजहब के नाम पे इकट्ठा कर लिया जाए, कौमियत के नाम पे इकट्ठा कर लिया जाए, राष्ट्रवाद के हम्म लिए इकट्ठा कर लिया जाए। वो सही होता जी, है या आप गलत अपनी बात होता है? जारी रखिए। मैं गैर हाजिर होके हाजिर होता हूँ, जरा आप अपनी बात जारी रखिए। जी जी। तो ऐसा ऐसा ही कुछ आप मान के चलें कि तुर्क और अर्दगान के साथ है। अगर अर्दगान ने कब्जा किया है और अगर वो ये सोचता है कि 2023 में वो 100 साल पुराने अपने उस कलंक को धो लेगा, जिस कलंक को लेके वो आगे बढ़ा है, जिस कलंक को लेके तुर्क की कौम 100 साल तक अपनी जी। संस्कृति को छोड़कर रही है, तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि वो ऐसा पैगाम दे कि हम कम से कम उम्मत के नाम पर इकट्ठा हैं। और आज धर्म के नाम हम्म पर कम जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो उसका हम्म अगर समर्थन नहीं कर सकती तो वो उसका विरोध नहीं कर सकती। क्योंकि अगर वो विरोध करेंगी तो उनकी जनता उनके खिलाफ बगावत कर देगी। वो भी तो पिछले 100 साल से अपनी जनता को धर्म के नाम पे ही मूर्ख बना के या धर्म के नाम पे ही इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। हालांकि अच्छा दुबई पावा इस साहब, अच्छा पावा जी। साहब, एक बात सुनिएगा। आपने कहा कि तुर्की धर्म के नाम पर जो है वो लोगों को इकट्ठा करेगा, जैसा कि धर्म के नाम पर मूर्ख बनाया जाता है आपके अकॉर्डिंग। तो क्या ये तुर्की ही मूर्ख बना रहा है, या सऊदी अरब ने ही सिर्फ मूर्ख बनाया है, या फिर ईरान ही ऐसा कर रहा है, या इजराइल भी धर्म के आधार पर ही कुछ है? जरा कुछ बताएंगे, रोशनी नहीं, डालेंगे इस पे कुछ?
इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो धर्म के नाम पर बना है। उसके अलावा कोई जी। आदमी मजहब, कोई भी देश मजहब के लिए नहीं बना या मजहब के नाम पर नहीं बना। हम्म। तो तो इजराइल धर्म के नाम पर ही बना। हाँ, इजराइल धर्म के नाम पर ही बना है। और आज भी अगर वहां का जो जर्निस्टिक लॉबी है या जो वहां का हम्म। कट्टरपन है, वो धर्म के नाम पर ही इकट्ठा करके बैठा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो नेतन्याहू के खिलाफ इतने प्रदर्शन नहीं हो रहे होते, क्योंकि नेतन्याहू ने। क्या इस पे जरा एलोबरेट कर लें पावा साहब? जी। दरअसल दुनिया का सबसे ज्यादा कट्टर धर्म के प्रति कट्टरवादी यहूदी जो तमाम दुनिया में अपने बसे बसाए रोजगार छोड़कर आए, बसी बसाई कंपनियां छोड़कर आए, और उन्होंने एक आवाज पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है अब ये इसराइल में आके पनाह ली, इन फिलिस्तीन में आके पनाह ली, इसराइल बनाया और अपने दूत का इंतजार कर रहे हैं। उनके तमाम अखबार, तमाम टेलीविजन, तमाम रब्बी, तमाम नेता वो धर्म के अलावा कोई बात ही नहीं करते। जो पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर सिर्फ एक है, आप डाइवर्सिटी देखेंगे, आप तमाम अगर देखेंगे तो यहूदी सिर्फ यहूदियत के लिए समर्पित है और पूरी दुनिया का इस्तेमाल यहूदियत के लिए करना चाहता है और यहूदियत के मजहबी अरकान को पूरा करना चाहता है। और बाकी पर तमाम दुनिया में मुसलमान, ईसाई, हिंदू, बौद्ध सब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, अपने अमवाद देखते हैं, बिजनेस भी करते हैं, दूसरी चीजें भी करते हैं। यहूदी सबसे बड़ा कट्टरवादी धर्मवादी है और धर्म के नाम पर ही सारे षड्यंत्र करता है। उसको धर्म के नाम पे कोई नहीं बताते, सबको मुसलमानों का धर्म नजर आता है। ये कौन सा टारगेट है? जो सबसे कट्टरवादी है उसी का मीडिया है, उनको सिर्फ मुसलमानों का जो है धर्मवाद नजर आता है। कमाल का बात है ये तो। ने इजराइल बना कैसे सर, और यह इजराइल स्ट्रांग कैसे हुआ? उसने एक प्रोपेगेंडा का बहुत बढ़िया सिस्टम बना के रखा। उसने एक मुखौटा बना के रखा मीडिया के माध्यम से और प्रोपेगेंडा के माध्यम से। आज की डेट में इजराइल सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो उसका गुब्बारा फटने वाला है या फट चुका है। जी, उस गुब्बारे पे आता हूं। पहले आप ही के सवाल का एलोबरेट कर दूं नाजरीन के लिए, जनता को बता दूं कि दरअसल पापा साहब ने बोला कि इजराइल बना कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं इजराइल बना कैसे। ये रूथ चाइल्ड नाम का जो एक परिवार आज भी पूरी दुनिया पे रूल कर रहा है। तमाम बैंकिंग व्यवस्था महारानी विक्टोरिया जो है उसी खानदान की थी, मगर उससे पहले वो एक बिजनेसमैन था, रब्बी था। उसने यहूदियत की पढ़ाई की थी और पढ़ाई करने के बाद जर्मनी में उसने सबसे पहले कंपनी एक्ट बनाना शुरू किया। उसी ने बैंकिंग व्यवस्था शुरू की, लोगों पर ब्याज देने का काम, फाइनेंस के काम में इन्वॉल्व था। और उसने तमाम फाइनेंस को रब्बी की पढ़ाई करने के बाद, यहूदियत की मजहबी पढ़ाई करने के बाद तय किया कि वो इजराइल को बनाएगा और तमाम यहूदियों को इजराइल में बसाएगा। और इस पर उसने अपनी तमाम बेटियों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया, राजघरानों तक पहुंची। फिर आज की तारीख में दुनिया के डॉलर का मालिक रूथ चाइल्ड अंपायर ही है, इसे कोई मना नहीं कर सकता। जाइए सर्च करिएगा, जहां डॉलर फेडरल यूनाइटेड स्टेट ऑफ फेडरल बैंक लिखा हुआ है उसके ऊपर रूथ चाइल्ड अंपायर भी लिखा हुआ है। तो ये असलियत तो लोगों को नहीं पता है। तो वो बना कैसे था, उनको दुनिया से वो इकट्ठे करके लाया, इन तमाम लोगों को यहाँ पर बसाया। इस चीज की तो जड़ बुनियाद धर्म के ऊपर है। इसके अलावा, धर्म के अलावा तो इसके इजराइल का वजूद ही नहीं है। बल्कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हिटलर का होलोकास्ट है, जिसको लेके एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, वो खुद यहूदियों ने एक फर्जी इतिहास बना के रखा, एक फर्जी कहानी नाम और लेने को फर्जी नहीं, डर बना फर्जी के इतिहास रखा। के साथ, फर्जी इतिहास के साथ दहशत फैलाने का काम भी किया गया। क्योंकि तमाम दुनिया से यहूदी, अगर वॉर नहीं होती, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होती, तो पूरी दुनिया से अपने कारोबार को छोड़कर और होलोकास्ट की दहशत में इसराइल नहीं पहुंचते। क्योंकि उसका ऐलान था, ये एजेंडा था कि सबको वो इसराइल पहुंचाएगा ताकि उन्हें मसीहा को रिसीव करना है। तो ये बेसिकली एक पूरी की पूरी दास्तान ही मजहब पर बुनियाद करती है। और वो जो भी कॉलोनी बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं, मस्जिद अक्सा को शहीद करने के चक्कर में एक तवील मुद्दत से लगे हुए हैं। ये सब बातें उनकी धर्म पर, थर्ड टेम्पल बनाना, उनकी एक एक कदम दुनिया को लूट कर इसराइल में धर्म की बुनियाद पर लगाना ही है। तो सबसे ज्यादा कट्टर धार्मिक और दूसरे धर्मों का दुश्मन अगर कोई है तो वो यहूदी है। अच्छा, इसमें एक चीज और अक्सर मानी जाती है जहां तक यहूदियों के और इजराइल की मेंटेलिटी के बारे में है, कि वो किसी के हम्म। सगे नहीं होते। जो अपने बच्चों को दूसरे के यहाँ बांट देंगे तो वो सगे कैसे होंगे? इसी रेफरेंस में दरअसल मुझे देखिए, एक चीज, देखिए एक अगर सवाल है अगर मेरा पावा आपसे। पावा साहब, आप अपनी बात जा रहे हैं, देखिए जिस बात को आप कर रहे हैं, देखिए ये बात आप जरूर करें, हिंदी भाषियों के लिए करें, क्योंकि जो उर्दू भाषी हैं वो तमाम लोग जानते हैं
कि याकूब अलैहिस्सलाम, यानी जिनका नाम दूसरा इसराइल था, इसराइल जिनके नाम पर ये देश का नाम रखा गया इसराइल, और बनी इसराइल जो है वो इस्लामिक मजहबी किताबों में पढ़ाया जाता है, यानी इसराइल की औलादें। और ये 12 औलादें थी। इनमें से यहूदा एक था जो सबसे बड़ा भाई था, उसके छोटे जो है सबसे छोटा बिन्यामीन था, और ये बिन्यामीन से बड़ा यूसुफ। तो यूसुफ जो है, यूसुफ को ये भाई, अपने 11 भाई उसकी चिड़ से, उसकी खूबसूरती से कुएं में फेंक गए थे। वो अलग बात है, लंबी दास्तान आप छोड़िएगा। बेसिकली ये तो शुरू से आज भी अपने कबीलों में लड़ रहे हैं, फिर के इनमें भी है, तो वो अलग बात है कि ये, मगर ये इस वक्त इकट्ठे हैं कि इनको लगता है कि मसीहा आने वाला है। इन्होंने ईसा को नबी नहीं माना, इन्होंने मोहम्मद को नबी नहीं माना, और इन्होंने जो है अपने गाने तक रोक लिया। ये एक अलग बद्दा, हम मजहबी तकरीर हैं, मगर इतना नहीं, नाज़रीन को बताना जरूरी मैं था उस रेफरेंस में कि नहीं बात इनका कर जो रहा था। अब इस्लाम है मेरी वो मजहब की हाँ, बुनियाद पर है। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जी जैसे बोलिए बोलिए। इजराइल ने, जैसे वेस्टर्न मीडिया ने या इजराइल ने 10 साल 20 साल से एक इस्लामोफोबिया फैला दिया था। हमें ऐसा लगने लगा था, हाँ। खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि जिसके भी नाम के आगे पीछे अली या मोहम्मद लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट तो हम्म। है। माय नेम इज खान बट आई एम नॉट ए टेररिस्ट। तो क्या ऐसा अब वो इस्लामोफोबिया धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? तो क्या आपको, मुझे आपको शक है, याद है क्या कि एक आपको साल भी पहले ऐसा, मैंने अपने प्रोग्राम में कह दिया, क्या आपको भी ऐसा मैंने एक शक साल है कि पहले अपने कोई, प्रोग्राम में बता दिया था कि इस्लाम फोबिया खत्म हो जाएगा। तो क्या आपको ऐसा शक है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि एक दुश्मन होना तो जरूरी है, तो क्या ऐसा हम्म। शक है कि इंडोफोबिया बन जाएगा? माफ करना, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारी बातें की जाएंगी। यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि 2015 से पहले भारत एक बहुत बड़ी ताकत था, और 2030 तक जिस तरह की डिप्लोमेसी को अपनाया गया था, संभावना थी कि बर्रे सगीर ही नहीं, दुनिया में कारोबार के तौर पर भी, फौजी मामलों को लेकर भी एक बड़ी ताकत बन के उठेगा। मगर आज की तारीख में अर्थव्यवस्था को देखें, डिप्लोमेटिक कदम को देखें, नए गठजोड़ को देखें, शार्क को टूटने को देखें, ब्रिक्स को बर्बाद होते हुए देखें, और अगर आप ये तमाम चीजों को नजर डाल लेते हैं, ओशियान में आप ही के लोगों को भारत के खिलाफ होते हुए देखें, पड़ोस में चारों तरफ देशों को अलग होने देखें, तो इन सब के टूटने के, देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की लीड करने वाला भारत जो है, बहुत सारे सैकड़ों देशों की को लीड करता था, एक थॉट को लीड करता था। आज की तारीख में जब जब ये थॉट को लीड करता था तो एक ताकत था। अगर आप सोचे कि आप मतलब हिंदूवाद को लेकर और वो दुनिया को लीड कर लेंगे और दुनिया में बहुत रेस्पेक्ट की जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी एक और बात आपको बता देता हूँ साहब, कि सिर्फ यही नहीं बाबा साहब, कि वो लीड कर लेंगे, हिंदू फोबिया इसलिए नहीं होगा या इंडोफोबिया इसलिए नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि अभी भारत कोई ऐसी कारकर्दगी करने वाला है जिसमें फोबिया की जरूरत है। आप बताइए, बांग्लादेश के प्रति क्या फोबिया होगा लोगों का? नहीं, भारत के प्रति लोगों का फोबिया हो सकता है क्या? मैं कह रहा हूँ नेपाल और बांग्लादेश के प्रति लोगों का दुनिया में फोबिया हो सकता है क्या? नेपाल और बांग्लादेश को दुनिया खतरा मानेगी क्या? बिल्कुल, अभी आज की डेट में तो नहीं मान रही, लेकिन नेपाल को तो हम अब खतरा मानने लग गए, जो कल तक हमारा ये हम की अपना बात भाई नहीं, था हम की छोटा। बात नहीं, देखिए चीन जैसी ताकत, रूस जैसी ताकत, अमेरिका जैसी ताकत, यूरोपियन यूनियन नेपाल और बांग्लादेश को खतरा मानेगी क्या? नहीं, आप एक चीज और देखें ना सर, इसराइल आज हम्म। से 2 साल 3 साल पहले, या जब से हमारी ये नई सरकार आई है, या हम्म। आरएसएस लगा, इन लोगों ने हमें यही समझाया कि इसराइल बहुत बड़ी सैनिक ताकत है, बहुत एडवांस अभी मैं पावरफुल है। आता हूँ लेकिन इसराइल पे, आता हूँ हाँ, इसराइल पे। पहले मैं अपना मकसद बता लेकिन दूं कि मैंने क्या कहा है। कल उसके, मैंने यही कल कहा उसके है साहब डॉन, कि पहले उतनी ताकत आप जुटाइए कि आपको किसी को फोबिया करने की जरूरत पड़े। अभी आपके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि आपको फोबिया की जरूरत पड़े। तो और अभी कोई उस बात हमारा को आप फोबिया छोड़ बना दीजिए दे। कि इस्लामिक फोबिया एक अलग गेम था। इस्लाम को पूरी तरह से, बहुत सारे देश हैं, उसके अलावा उनके पास तेल के जखायर हैं, उनके पास वो बड़ा बाजार है, बड़ी बड़ी महंगी चीजों के खरीदार हैं, बहुत बड़ा बाजार है जिसकी आप कम से कम जो है कंपेयर नहीं कर सकते। सिंगल कंट्री के तौर पर जरूर आप भारत को कहीं रख सकते हैं। अगर आप बहुत सारा ये सोचें कि भाई आप बहुत बड़ी अभी नहीं रही है। देखिए, आप इसराइल जैसे देश से कहते हैं कि वो हमारा हमदर्द होगा, और वो मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल में तुर्की के झंडे फूके जा रहे हैं, और तुर्की के अगर झंडे फूकने पर आ गया है इसराइल, तो इसराइल कहाँ खड़ा है, इस पर जरा सी नजर आप डालें। नहीं, अभी आप एक चीज और देखें कि इसराइल हम्म। जैसे बहुत पावरफुल, और जो मैं कहना चाह रहा था
कल उसका सीरिया में ड्रोन गिराया गया, हाँ अर्मीनिया सीमा पे इसके ड्रोन गिराए गए, और हम ये हाँ। मानते हैं कि उससे ज्यादा पावरफुल ड्रोन और उससे ज्यादा पावरफुल एयर पावर किसी के पास नहीं थी। तो इसका मतलब जैसे इस्लामोफोबिया एक झूठ था, तो हम्म। इसराइल भी एक झूठ है। और अगर वो झूठ देखिए था, वो झूठ है, ये तो आज हाँ। उसकी कमजोरी सामने नजर आने लगी कि वो तुर्की के झंडे फूंक रहा है। तुर्की देखिए की आप वही मैं बताता हूँ। तुर्की की मस्जिद देखिए से इसराइल का आप तो कोई अपनी लेना बात, देना नहीं है। आप बात कर लीजिए, पूरी कर लीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि इसराइल का तुर्की की उस मस्जिद से तो कोई लेना देना नहीं था। अगर उसके खिलाफ कोई बोलता, उसके मुखालिफ कोई बोलता, तो वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता। लेकिन इसराइल में झंडे फूकने का मतलब कहीं ना कहीं उनको डर है, या और नहीं नहीं, डरता मैं आपको वही है जो बता देता कमजोर हूँ। होता है। नहीं 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 पापा साहब, अपडेट करता हूँ आपको। दरअसल वो इजराइल में झंडे क्यों जलाए जा रहे हैं। दरअसल क्या है कि जब जिस दिन हमने प्रोग्राम किया था आप ही के साथ, आप भूल जाते हैं, आप वो अपनी बात, अपनी खबर भी भूल जाते हैं। तुर्की ने बाकायदा ये कहा था कि इसको मस्जिद अक्सा की आजादी का ऐलान समझो, इसे पैगाम माना जाए। आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करना वापस, आप इसे मस्जिद अक्सा की जो आजादी है उसका ऐलान या पैगाम समझा जाए। तब से ये सुनने के बाद कि वो चूंकि इजराइल मस्जिद अक्सा को तोड़कर वहां थर्ड टेम्पल बनाना चाहता है, तो जब तक थर्ड टेम्पल नहीं बनेगा मसीहा नहीं आएगा। यहाँ उनके लिए धर्म का ही मसला है। अब मसला ये है कि तुर्की ने एक नब्ज पे हाथ रख दिया है। अब इनको डर ये सता रहा है, यानी झंडे फूके जा रहे हैं। क्या कौन झंडे फूकता है? ये वो इजराइल है जो बात बात में मिसाइल उठाता है, जहाज उठाता है, दूसरे देशों पे जाके हमला कर देता है। आज तक अगर कोई चूं करता है सीरिया ईरान तो इराक उनके जाता है, जहाज उड़ाता है, उनके जाके बम ठोक देता है, मिसाइल ठोक देता है। तुर्की के झंडे जलाने पर आ गया। इसका मतलब औकात समझ में आ गई कि इसकी औकात कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये ईरान और सीरिया पर इसलिए झंडे जाकर हमला करता है, इसको पता है कि इसके अरब देश इसके साथ खड़े हैं, इसके साथ साठगांठ है, इसके साथ उनकी जो है दोस्ती है। उनके वो अपनी एक उस तारीख को जानते हैं 2023 को, जब तुर्की उठ के आएगा और अपना हक वापस मांगेगा। इजराइल की दोस्ती उनके लिए अहम थी और वो उसके साथ खड़े थे। उसके साथ फ्रांस खड़ा था, उसके साथ जो है इंग्लैंड खड़ा था, अमेरिका खड़ा था। इतने सारे देशों ने पहले दिन इजराइल जिस दिन बनाया तमाम हथियार दे दिए थे, परमाणु दे दिया था, सब कुछ गिफ्टेड था। उन्होंने कोई बहुत बड़ा चमत्कार मारा था। अरे ये बेसिकली बकवास करने वाली कौम है। इसकी औकात जो है मुसलमानों ने बहुत बनाई है कि ये वो आएंगे फला करेंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे और ये दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। ये मुसलमानों के देशों में ही जो इनके दोस्त देश थे, उन्होंने जो है ये किताबें लिखी उर्दू में, अरबी में, फारसी में, और लोगों में इनके नाम की दहशत फैलाई। एक डरपोक कौम जो 2000 साल से पहले भी भागती रही थी, आज भी भाग रही है, भागती रहेगी जिंदगी भर, अब फिर भागने वाली है, तमाशा देखिएगा। ये वो कौम है जो डरपोक है, गीदड़ है, खरगोश है। इसको बेवजह जो है मौलानाओं ने इतना बड़ा बना दिया कि दुनिया पे राज कर लेगी। वो पाकिस्तानी रोज चिल्लाते रहते हैं, अगर अब देखना अब वो यहूदी उठेंगे और ग्रेटर इजराइल बना लेंगे, दुनिया पे कब्जा। अरे खरगोश के बच्चे हैं ये लोग। ये तुर्की के सामने झंडे जलाने लगे, आपको समझ में नहीं आता इनकी औकात क्या है, इनकी हैसियत क्या है। इनके अभी 13 ड्रोन, 5 दिन में 13 ड्रोन, जिनको ये दावा कर रहे हैं कि ये दुनिया को फतह कर लेंगे, अजरबैजान ने उड़ाए और आर्मीनिया ने उनको ढा लिया। जो इनका लेटेस्ट ड्रोन है उसको भी गिरा लिया। 13 ड्रोन 5 दिन में गिरा लिए गए हैं इन लोगों के। इनकी औकात है क्या? इनके हथियार है क्या? कद्दू है ये लोग। अरे मुसलमानों बाहर जाओ हरकतों से, ये खरगोशों को शेर मत बनाओ और ऐसे मौलानाओं को से होशियार रहो। ये दरअसल एक चाल है तुम्हारे खिलाफ, ये षड्यंत्र है तुम्हारे खिलाफ कि इजराइल को हवा बताया जाता है। ये कद्दू का एक बीज है, जब चाहोगे जूते से मसल दोगे। बताइए बाबा साहब आगे क्या है। अरे आप तो जो है भाई साहब और उल्टा हमें डरा रहे हो। हम चीन के सामने और पाकिस्तान के सामने इसराइल की मदद से खड़े हो रहे हैं। हमारे राजनाथ सिंह ने कल भी फोन किया है। हमारे रक्षा मंत्री जी इतनी मजबूती से इसराइल का साथ लेके उनको घर में घुस के मारने की सोच रहे हैं। आप हम पे दहशत तुर्की फैला को रहे हो। तुर्की मैं को मरवा इतफाक दो नहीं करता पहले। जी आपसे। तुर्की साफ तौर पर कहा है कि मस्जिद अक्सा का पैगाम समझो और तुर्की लेगा, और चारों तरफ से इसराइल को घेर लिया है। और आज वो एक मजबूर, कंगले, कमजोर, जिस तरह माइनॉरिटी भारत में झंडे नहीं उठाती है बेचारी, उठाती है और फिर घर में घुस जाते हैं, इसी तरह इजरायली तुर्की के खिलाफ आज तुर्की के झंडे जला रहे हैं, सड़कों पे जो है दहशत अपनी डरा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं भैया हमको बचाओ। ये कद्दू है, खरगोश लोग है ये। नहीं तो आपको क्या लगता है जी, जो बाकी अरब ममालिक हैं
जिसमें सऊदी अरब है या यूएई है, ये लोग तुर्की का साथ देंगे या नहीं देंगे? तुर्की का साथ अभी कैसे देंगे ये लोग? तो इनको पता है तुर्की का साथ देने का मतलब क्या होता है। तुर्की के साथ देने का मतलब ये है कि ऑटोमन अंपायर, देखिए आज रशियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, तमाम मीडिया ये कह रहा है कि रजब तैयब एर्दोगान ने ये खिलाफत उस्मानिया का ऐलान किया है, क्योंकि वो तो आज अजरबैजान को आर्मीनिया के खिलाफ जो उसने खड़ा किया है और जो उसमें शमूलियत है, जिस पर रूस ने भी थोड़ा एतराज किया है। हालांकि रूस कह रहा है कि दोनों जो स्टेट हैं वो यूएसएसआर का हिस्सा रहे हैं और हम निष्पक्ष हैं, दोनों में से किसी का पक्ष नहीं लेंगे। मगर उसके बाद भी वो ये एतराज कर रहे हैं कि तुर्की अजरबैजान के साथ है। आर्मीनिया चूंकि अजरबैजान और तुर्की के बीच का हिस्सा पड़ता है, स्ट्रेटेजिकली पहले भी उसका इतिहास बड़ा अजीब रहा है। तो यहाँ पर यानी कि पहली शुरुआत, फिर आर्मीनिया आ गया, फिर साइप्रस आ जाएगा, फिर ग्रीक आ जाएगा। ये तमाम चीजें अगर उसने अब बढ़ना शुरू कर दिया है, बाकायदा फौजें उतारकर लीबिया में वो टक्कर दे रहा है इक्वली, जहां पर अमेरिका भी और रूस भी सब इकट्ठे हैं, वहां उनका मुकाबला करने के लिए तुर्की उतर गया है और कर रहा है, और इसमें अरब और ये तमाम चीजों को हराने जा रहा है। तो बेसिकली हल्के में लेना, आपको कल के प्रोग्राम में या मैंने एक प्रोग्राम में आज बताया था ना कि आज छोटे छोटे आज छोटे पावर आज सेंटर एक होंगे। और हाँ, आज एक और बड़ी हैरानी वाला स्टेटमेंट ट्रंप ने दिया है। और अगर जी अमेरिका की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया है तो वो जरूर सोचने लायक है। उसका जी। कहना है कि आने वाले टाइम में तीन पावर्स हमारे सामने खड़ी हैं, चाइना, रूस और जी टर्की, और इससे तो सिर्फ ट्रंप ही मुकाबला कर सकता है। इसका मतलब वो और इनडायरेक्टली जो बाइडन, एक्सेप्ट कर उसने लिया। उसने ये भी कहा है शायद कि जो बाइडन इतना शार्प नहीं है, कि क्योंकि इसमें से रजब तैयब एर्दोगान बहुत शार्प लीडर है, पुतिन बहुत शार्प लीडर है, और शी जिनपिंग बहुत शार्प लीडर है, और दुनिया पर ये रूल कर सकते हैं। इसी का ये खतरा बढ़ता जा रहा है, और अगर जो बाइडन आया तो वो इनको नहीं टैकल कर पाएगा, यही कहा है ना? हाँ, यही कहा है उसने। अगर और ये कहा तो इस आप क्यों उछल रहे हो? आप महाशक्ति के तौर पे साथ तो आप दे रहे हैं। आप तो जो है इजराइल और अमेरिका और सबके साथ से जो है विश्व शक्ति की बात करें, आपका भी नाम ले देता ट्रम्प। क्या दिक्कत थी कि भाई एक शक्ति भारत भी है? कम से कम इतना तो मोरल सपोर्ट भारत को दे ही सकता था ना। ये कहीं नाम ही नहीं आया, क्या हुआ? कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है। अब योगी जी को प्रधानमंत्री बनने दो। इंशाल्लाह जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित होंगे, उस दिन देखेंगे हम कौन सुरक्षा परिषद में हमारे विरोध कर सकता है या कौन सुरक्षा परिषद में हमें वीटो पावर नहीं दे सकता है। तो राष्ट्र कुछ दिनों में, कुछ समय में बनते हैं, महीनों में नहीं बनते हैं। और राष्ट्र को बनने के लिए जो रास्ता मोदी जी ने आज सुझाया है, उसी जी रास्ते पर आगे चल के योगी जी उसको आगे ले जाएंगे। हमारी ऐसी ही इच्छा है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप क्या हाँ कहते ठीक हैं है। जी? नहीं, मैं भी बिल्कुल समर्थन करता हूँ। मैं भी ये कहता हूँ कि हमें विश्व गुरु होना चाहिए। यही कह रहा हूँ कि हमें भी बहुत ज्यादा जो है अपनी ताकत को, अपने हथियारों को मजबूत करना चाहिए। बहुत ज्यादा इजराइल इजराइल के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। इजराइल वैसे भी मात्र जो है मेरठ जितनी आबादी का देश है, कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। को उससे उससे आप बहुत ज्यादा जो है उसकी आबादी, हमारे जो मेरठ है ना ये यूपी में, जितनी आबादी, हाँ, इसमें 2-4 हजार लोग ज्यादा ही रहते होंगे। उससे भी छोटा देश है इजराइल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसको ना समझें। और चूंकि हम देख रहे हैं कि उसके की जो लेटेस्ट वाला ड्रोन है वो भी आर्मीनिया ने गिरा लिया है। तो ये कोई बहुत मतलब सूझबूझ के, मैं तो अक्ल समझाने की बात कर रहा हूँ। समझना ना समझना आप सबका काम है। हमको किसी के लिए मोहरा नहीं बनना चाहिए। अलबत्ता हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे हम देखेंगे। भारत की संप्रभुता को देखना चाहिए। बात सवाल ये था कि चाहे तुर्की धर्म के नाम पे करे, इजराइल धर्म के नाम पे करे, पाकिस्तान धर्म के नाम पे करे, मैं समर्थन नहीं करता। लकीरें देश के नाम पे होनी चाहिए। धर्म इंसान की स्वतंत्रता है, उसको उसी तरह से जीना चाहिए। और धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए पहले भी होता आया, बाकी दुनिया भी कर रही है। अगर यहाँ भी हो रहा है तो मैं नई बात नहीं समझता। मगर एक्सट्रीम में ऐसे मत जाइए जैसे पावर साहब डर घोषित कर रहे हैं इस तरह का। क्योंकि ये जो देश थे इनमें तो फिर भी बहुत बड़ा एक संगठन है। हम अकेला देश है। बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से टक्कर दे पाए तो आपको एक नजर मार लेनी चाहिए अपने अड़ोस पड़ोस में कि हमारे साथ इस वक्त पड़ोसियों का क्या हाल है। सच्चाई कड़वी होती है, मगर फिर भी बर्दाश्त करनी चाहिए।